नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के अनशन को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उनकी अंदरूनी लड़ाई बताई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुर्सी को लेकर ये इनकी आपस की लड़ाई है। कांग्रेस की राजस्थान में जब सरकार आई थी तब से ये झगड़ा शुरू हुआ था और मुख्यमंत्री कौन बनेगा तब से लेकर आज तक ये सवाल भी है और उसके साथ साथ ये झगड़ा भी तभी से चल रहा है। हालांकि सवाल का जवाब मिल गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और नाम अशोक गहलोत का सामने आ गया, लेकिन तभी से ही दोनों के बीच में खींचतान बनी हुई है। कर्नाटक में भाजपा गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के आधार पर चुनाव के मैदान में है और अब आप देख रहे होंगे कि टिकटों के फाइनलाइजेशन का काम करीब करीब सभी दलों ने अपना पूरा किया है। और मैं आपको, क्योंकि मैं कर्नाटका 2-3 बार जाके आया, उसके आधार पर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। मैं करीब बेंगलोर के आसपास की 28 सीटों में गया, वहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा दल जीतेगा। एरिया वाइज थोड़ा इसमें कहीं कहीं फर्क रहेगा। मैं भी एक मानता हूँ, मैसूर साइड में जनता दल एस का थोड़ा फर्क है, लेकिन हम निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। तो बीकानेर में आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल का बयान सामने आया और उन्होंने सचिन पायलट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और कुर्सी को लेकर इनकी ये आपस की लड़ाई है। केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि जब से 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और ये सवाल उठा कि आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, तभी से राजस्थान में कांग्रेस से खेमे में ही हलचल थी। और उसके बाद जब अशोक गहलोत का नाम सामने आ गया तो फिर सचिन पायलट की भी इच्छाएं सामने आ गई और तभी से ही ये तकरार जारी है। ये बयान है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए सुरेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीकानेर से। सुरेश, देखिए फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर खाने ये कलह छिड़ी हुई है, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत जो इस मुहिम चल रही है, लड़ाई चल रही है, उस बाबत क्या मानकर चला जाए, क्योंकि साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी है, तो बीजेपी के लिए लड़ाई फायदेमंद है क्या? आपको बता दूं कि ये कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है उसके बारे में भाजपा वाले तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये कांग्रेस में राजस्थान की जब से सरकार आई है तब से झगड़ा शुरू हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तब से लेकर के आज तक यही झगड़ा चल रहा है। इस बारे में दोनों की लड़ाई से बीजेपी को आने वाले चुनाव में कुछ न कुछ फायदा होने की आशंका जताई जा रही है। जी प्रियंका। बिल्कुल, यानी कि बीजेपी को ये उम्मीद है कि जो इनके अंतर कलह है उसके चलते चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा। और क्या ये सच्चाई भी है सुरेश जैन? क्या हम इसको सच्चाई देखिए, जो संभावना यहाँ पर बीजेपी जता रही है, जो उम्मीद बीजेपी कर रही है कि ये अगर अंदरूनी कलह चलती रहती है तो फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए फायदा मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या धरातल पर भी यही हकीकत है? क्योंकि देखिए 4.5 साल हो चुके हैं राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता में आए हुए, तो क्या धरातल पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपसी कलह की वजह से बीजेपी को फायदा मिलेगा या फिर जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा और एक बार फिर से जो बॉल है वो कांग्रेस के पाले में ही जाएगी? प्रियंका, ये राजस्थान में हमेशा ऐसा रहा है कि एक दफा कांग्रेस आती है, एक दफा बीजेपी आती है। इसका भी काफी चांस लग रहा है, जिससे ये लग रहा है कि अगर ये ऐसे ही कलह चलती रही तो कांग्रेस के नुकसान हो सकता है। आने वाले चुनाव में भाजपा को बड़ा भारी होने की संभावना जताई जा रही है। जी प्रियंका। ठीक है, लेकिन यहाँ सचिन पायलट के बाकी तेवरों की वजह से माथे पर शिकन अशोक गहलोत के या फिर कांग्रेस आला कमान के माथे पर कितनी गहरी नजर आ रही है सुरेश?
इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सचिन पायलट का तेवर जरूर तीखे दिख रहे हैं, लेकिन इससे गहलोत सर कह रही है कि गहलोत कह रहे हैं कि हमारे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अशोक गहलोत का कहना है कि उन पर कोई असर नहीं होगा, तो फिर आखिर सचिन पायलट इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? विकल्प है क्या उनके पास कुछ और? सचिन पायलट आज जो हुआ अनशन किया, उसमें सचिन पायलट ने कांग्रेस के किसी भी नेता की फोटो नहीं लगाई। ये भी एक विषय बन रहा था जिसमें सिर्फ महात्मा गांधी की फोटो लगा के वो अनशन पर बैठे थे, जिसपे वो कांग्रेसी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। जी प्रियंका। ठीक है, लेकिन ये खेल को समझ में आ रहा है क्या सुरेश? देखिए, एक तरफ तो सचिन पायलट ये कहते हैं कि अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए, जो घोटाले हुए, उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो यानी कि बीजेपी के खिलाफ भी वो मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अपनी ही सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या कोई माइंड गेम है क्या, कोई सियासी खेल है क्या कि चलिए आप जख्म दीजिए, हम मलहम लगाते हैं? ये अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है। कभी वो कह रहे हैं कोई पार्टी बनाएंगे, ऐसा कुछ अंदाजा लग रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई क्लियर नहीं कहा है। एक तरफ वो कांग्रेस के अपनी सरकार के विरुद्ध जा रहे हैं, जबकि बीजेपी के भी वो जो घोटाले किए हुए हैं उनको उजागर करने की बात कह रहे हैं। जी प्रियंका। चलिए, शुक्रिया सुरेश जैन सारी अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी दौरे के दौरान संसदीय क्षेत्र कोटा और बूंदी जिले के केशरापाटन केशव धाम पहुंचे, जहां पर भगवान केशव के मंदिर के दर्शन किए और वहीं प्रसाद योजना के तहत बूंदी केशरापाटन मंदिर स्थल पर विकास कार्य होने हैं, इसकी कार्य योजना और डीपीआर को लेकर वहां पर मौजूद प्रसाद योजना में कार्यरत अधिकारियों ने बातचीत की। तो बूंदी पहुंचे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बूंदी दौरा रहा। ये केशरापाटन धाम पहुंचे ओम बिरला और साथ ही भगवान केशव के मंदिर जाकर उन्होंने भगवान केशव के दर्शन भी किए। चंबल नदी का किनारा है, यहाँ भी मंदिर है, तो ये हमारी धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। हम किस तरीके से धार्मिक टूरिज्म के रूप में डेवलप कर सके, देश विदेश के लोग यहाँ पर आ सके, और चंबल नदी के प्रति यहाँ की आस्था है। हम चाहते हैं कि भविष्य के अंदर केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत ये सारा का सारा एरिया को डेवलप करेंगे, ताकि भविष्य के अंदर यहाँ पर इस स्थान को भव्यता दे सकें, क्योंकि देश भर के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको भव्यता देने का क्रम चल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस संभाग और राजस्थान के लिए स्थान महत्वपूर्ण होगा। हरीश आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। हरीश, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहाँ पर बूंदी के दौरे पर क्या कुछ खास रहा? जी प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ओम बिरला है लोकसभा स्पीकर, वो आज बूंदी जिले के केसरिया पाटन जो क्षेत्र है, मंदिर है, वहाँ पे पहुंचे थे। पूरी दिल्ली की टीम उनके साथ में थी। मंदिर के जीर्णोद्धार को लेके नए तरीके से बहुत पुराना भव्य मंदिर है ये, जो एक तरीके से जैसे लोग हरिद्वार जाते हैं वैसे ही सारा जो है वो बूंदी का जो केसरिया पाटन मंदिर है, वहाँ पे जो चंबल नदी निकल रही है उसको लेके, विकास को लेके आज ओम बिरला जो है केसरिया भगवान के मंदिर में उनके चरणों में दर्शन करने पहुंचे। जी प्रियंका। बिल्कुल, तो ऐसे में जिस तरीके से केशरापाटन पहुंचे हैं ओम बिरला और उन्होंने भगवान केशव के दर्शन भी किए, पूजन भी किया, तो ऐसे में मानकर चला जाए कि वहां पर एक तरीके से बूंदी को तोहफा भी कुछ मिलने वाला है। जी, एक बहुत बड़ा तोहफा जो मिलने वाला है। करीब 70,000 करोड़ के काम वहाँ पे होंगे, विकसित होगा। जिस तरीके से मंदिर पुराना बना हुआ है, कुछ उसमें दरारें आ गई थी, कुछ उनका विकास होना बाकी है। आसपास के जो घाट हैं, आसपास का जो एरिया है, उसको एक विकसित तरीके से, जिस तरह से पर्यटक स्थल उस तरीके से बनाने की कोशिश जो है वो ओम बिरला की चल रही है। ठीक है, लेकिन ये जो पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश चल रही है, उस पर अभी कितना धरातल पर कितना काम आगे बढ़ रहा है, और क्या कोई इसके लिए वक्त में निर्धारित किया गया है कि ये जो योजना है ये जल्द ही फलीभूत भी हो जाएगी?
देखिए, ओम बिरला के साथ में दिल्ली से जो तत्व विभाग की टीम आई हुई थी, इसके अलावा भी जो दूसरी टीमें हैं उस मंदिर के विकास के लिए वो भी साथ में थी। वहां का जो प्रशासन लाजमा था वो पूरा साथ में था और उन्होंने जिस तरीके से चर्चाएं आज प्रशासन से की और आम जनता को आश्वासन दिलाया कि जितना पुराना मंदिर भगवान केशव का है ये, उससे भी ज्यादा विकास यहाँ पे हम करवा के देंगे और आम जनता के लिए ये जो मंदिर है एक तरीके से पर्यटक नगरी कहलाएगी। जैसे मथुरा में, वृंदावन में जिस तरीके से भगवान कृष्ण का मंदिर है, वैसा ही यहाँ पे होगा। जिस तरीके से जो चंबल नदी है उसके आसपास का हरिद्वार जैसा विकास है, वहां पे आसपास के एरिया में होगा और जो घाट है उनका भी विकास होगा, ताकि वहां पे जो जैसे बरसात तेज आने से जो पानी का बहाव तेज हो जाता है उससे गांव तक अंदर पानी ना पहुंचे, वो पानी अपने रास्ते पे चलता रहे। मतलब घाटों को उस तरह से विकसित किया जाएगा ताकि पानी गांव में नहीं पहुंचे। जी ठीक है। और देखिए, जहाँ पर ये केशव मंदिर है उसके आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वो भी बहुत मनोरम है। बगल में नदी भी है और उसके साथ साथ हरियाली और जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है उसकी कमी नहीं है। तो ऐसे में अगर योजना बन रही है पर्यटन के तौर पर इसे विकसित करने की तो वो भी गलत नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि देखिए, एक तो ओम बिरला का दौरा भी लगातार हम कई बार देख चुके हैं और उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल भी वहाँ पर पहुँचे हैं। तो क्या ये एक तरीके से जो विधानसभा चुनाव की दस्तक होगी साल के अंत में, उससे भी संबंधित, उससे भी जोड़कर देखा जाए क्या? जी, इस तरीके से अपन जोड़ के दे सकते हैं। ये अपना एक शक्ति प्रदर्शन भी है बीजेपी का, ओम बिरला का देखा जाए तो। लेकिन इससे उन्होंने दूरी बनाते हुए ये कहा, मैं केवल देश का और अपने जो क्षेत्र है उसका विकास चाहता हूं, इसीलिए दौरे चल रहे हैं। और जिस तरीके से लोग बीजेपी में एक साथ लेके विकास की राह में साथ में चल रहे हैं, तो हम ये चीज कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आने वाला चुनाव है उसी को लेकर हम जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश सारी जानकारी के लिए। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा कोटा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सचिन पायलट के अनशन को लेकर कहा कि पायलट साहब अनशन पर क्यों बैठे हैं, ये उनसे पूछो, और इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जो मुद्दा पायलट साहब ने उठाया है वो उनकी जानकारी में नहीं है। सिंह जी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दो लोकार्पण प्रोग्राम है, उन्होंने कहा था, इसलिए उनके निमंत्रण पर आए हैं। भरत सिंह जी को भी सरकार से कुछ गिला शिकवा है, वो भी धरने पर बैठे हैं। भरत सिंह जी हमारे वरिष्ठ विधायक है, इनको गिला शिकवा कभी रहती नहीं है और जो अपनी बात कहते हैं वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं। पायलट साहब भी अटेंशन पे बैठे हैं, कुछ कहना पायलट साहब से पूछो क्यों बैठे। नहीं सर, वो बीजेपी को वसुंधरा सरकार को ये उनसे पूछो, मेरे को पता नहीं क्यों बैठे। सर, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, अब क्या रहेगा सरकार का आगे स्टेप? कोरोना में सरकार पूरी अलर्ट है और हमने सब पूरे विभाग को अलर्ट मोड पर ला दिया है। मार्क ड्रिलिंग वगैरह सारी चीज़ें दुरुस्त करने के लिए और जांचें सभी जिलों में जहां पर भी इस तरह के केस आए उनकी सबकी जांच हो और तुरंत रिजल्ट दे और उसका उपचार करें। क्या लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है जिस तरह कोरोना? नहीं, अभी ऐसी संभावना नहीं, पूरे देश में नहीं है अभी तो। ये तो कोई मौसम की वजह से भी हो सकता है, शादी विवाह की वजह से भी हो सकता है, रामनवमी त्यौहार आया था, हनुमान जयंती, उसकी वजह से भी हो सकता है। ऐसी कोई खतरनाक स्थिति नहीं है और सरकार पूरी तरह से सावचेत है, पूरी निगाह है। उधर पायलट के बदले रुख से कांग्रेस में जबरदस्त राजनीतिक हमला हो गया है और पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत जब विपक्ष में थे तब बीजेपी सरकार की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाया करते थे। पायलट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत का वो वीडियो प्रदर्शित किया जिसमें कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने पर बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचारों की जांच करवाई जाएगी।
तो ये अनशन की तस्वीरें हैं आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। और सचिन पायलट जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान के और अब अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सचिन पायलट ने की थी और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टारगेट किया था और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। हालांकि उन्होंने कई बार ये भी कहा है कि उन्हें ना तो कांग्रेस पार्टी से कोई दिक्कत है, ना ही हाईकमान से, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्हें भ्रष्टाचार पर काम करना चाहिए। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार खुद की कुर्सी को बचाने में लगी हुई है और वहीं इसी दौरान सरकार के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में जहां कानून व्यवस्था सही नहीं रही और वहीं विकास के कार्य भी ठप हो गए। ये अभी से नहीं चल रहा, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है जब से चल रहा है। कांग्रेस ने वादा खिलाफी उनके पायलट साहब के साथ करी थी जब उनको मुख्यमंत्री बनाना था और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया और अशोक गहलोत साहब को बना दिया। इस कारण काफ़ी इनकी खींचतान आपस में हो रही थी। बीच में इनके आपस में खूब उठापटक हुई, उसमें बीजेपी के ऊपर बीजेपी इस प्रकार की कांग्रेस को हटाने की करने की सरकार को हटाने की कोशिश करे, ऐसा नहीं। इनका आपस का अंदरूनी मामला है और इसी कारण ये 4-4.5 साल निकले या विकास डेवलपमेंट काम इनके झगड़े में आपस में कुर्सी बचाने के चक्कर में 4-4.5 साल निकल गए। जिस प्रकार की लूट खसोट इस राजस्थान में हुई है, भले विधायकों ने करी है या पूर्व विधायकों ने करी है या मंत्रियों ने करी है या इस सरकार ने करी है या प्रशासनिक अधिकारियों ने करी है, ये यूआईटी में हुई है या नगर पालिका में हुई है, मैं सोच सकता हूँ इतना ज़्यादा खुला खाता कहीं नहीं रहा जितना लूट सको लूटो। इसी आपस के लड़ाई झगड़े के चक्कर में इन्होंने प्रत्येक विधानसभा में एक मुख्यमंत्री बना दिया। उधर चित्तौड़गढ़ में बीजेपी का क्रय और विक्रय सहकारी समिति पर कब्जा हो गया है और वहीं पर पूर्व प्रधान प्रवीण सिंह समिति के अध्यक्ष बने और रामेश्वर धाकड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी देश की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट का नीचे जो काम कर रही है, भले सहकारी समिति का चुनाव हो, कोऑपरेटिव सहकारी समितियों को चुनाव हुए हो, पूरे जिले में हुआ हो, प्रतापगढ़ जिले में हुआ हो, या मार्केटिंग के चुनाव हुए हो, या आने वाले दिनों में दूसरे जो भी चुनाव होने जा रहे हैं वो 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो लोगों की भावना है जिस प्रकार का मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, उस प्रकार की भावना के अनुसार हमारे यहाँ चित्तौड़गढ़ मार्केटिंग में भी चुनाव थे। भाई प्रवीण सिंह जी आज अध्यक्ष बने, हम सब लोग मिलकर सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते उनको हम बधाई देते हैं। हमारे रामेश्वर जी धाकड़ है वो उपाध्यक्ष बने हैं और उनका पूरा बोर्ड निर्विरोध बना है, इसके लिए हम लोग बधाई देते हैं कि चित्तौड़गढ़ जिले में ये भी बना, मार्केटिंग भी बना है, आने वाले दिनों भंडार भी बनेगा और बैंक के चुनाव भी होंगे, भले सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के हो, भले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के हो, या भले आज भूमि विकास बैंक के चुनाव होते हो। 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी क्योंकि हमारा भूमि विकास बैंक को भी अकारण उनको हटाया है, वो भी हमारे लिए गलत रहा है। कि मैं पूर्व में भी 2009 में इसी क्रय विक्रय मार्केटिंग का डायरेक्टर था और पहले भी मैं 2 बार जालमपुरा का अध्यक्ष रहा हूँ, सहकार संघ का वाइस चेयरमैन रहा हूँ। तो निश्चित रूप से मुझे सहकारिता क्षेत्र में लंबा समय मिला है काम करने के लिए और जो 2009 में हमने जो है काम किए थे और उसके बाद प्रशासक लग गए तो कुछ काम बाकी रहे हैं। तो सभी लोगों का मार्गदर्शन लेके और सारे सहकारिता के सभी बंधुओं को साथ लेके निश्चित रूप से किसानों के लिए जिस प्रकार बिचौलिए बीच में आते हैं और उनके उपज को दाम नहीं मिलते हैं और उनको उचित रेट पे सामान नहीं मिलता है और उनके आर्थिक रूप से जो शोषण होता है उन सबको खत्म करेंगे और किसानों को सब चीज़ें सही रेट में मिले, इसके लिए क्रय विक्रय सहकारी समिति। समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती पर विभिन्न आयोजन किए गए। सांसद कार्यालय में ज्योतिबा फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर फूलों के प्रसंगों के चलते स्मरण उनको किया गया। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सामने रेलवे के ऑडिटोरियम में रक्तदान शिविर भी लगाया गया और जिसमें कई लोगों ने रक्तदान किया और रक्तदान शिविर का उद्घाटन संभागीय आयुक्त ने किया है। बिल्कुल, ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से अवकाश घोषित किया गया और उसी के साथ जितने कर्मचारी संगठन इससे जुड़े हुए हैं उन सब लोगों ने रक्तदान शिविर का विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर किया है, जिसमें मैंने देखा कि अभी 250-300 लोग तो रक्तदान अभी कर चुके हैं और लगातार लाइन चल रही है
मुझे विश्वास है कि 700-800 से ऊपर जाएगा रक्तदान का जो आंकड़ा है। इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों को मैसेज देना चाहते हैं कि ज्योतिबा फुले जी ने जो इस क्रांति का सूत्रपात किया था, आज भी उसकी उतनी ही आवश्यकता है। हम सब मिल करके समरसतापूर्ण समाज की ओर का निर्माण करें और जिसको जहाँ जैसी आवश्यकता है उसके साथ खड़े हैं। उधर धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म के 3 वर्ष पुराने मामले में एक मुलजिम को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 70,000 रुपए की जमीन से दंडित भी जो जुर्माना था वो भी लगाया गया। और विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया है कि मुलजिम के फैसला सुनाने के समय न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने मनिया थाना SHO को सजा वारंट के साथ आदेश भेजा है। विगत 3 वर्ष पूर्व घर के पास में खेत पर शौच करने गई नाबालिग के साथ जबरन बलात्कार का मुकदमा संख्या 16/20 थाना मनिया में पॉक्सो न्यायालय श्री जमीर हुसैन ने आरोपी अनिल को सुनाई प्रत्येक धारा में 5-5 वर्ष का एवं 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 70,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। सजा के समय मुलजिम न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए SHO थाना मनिया को सजा वारंट के साथ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसमें आदेश दिया कि मुलजिम को सजा भुगतने हेतु न्यायालय में अतिशीघ्र। उधर धौलपुर जिले की बाड़ी थाना पुलिस ने खून से लथपथ अवस्था में मिले युवक के मामले का पर्दाफाश किया और पुलिस ने गोली लगने से घायल हुए युवक के सगे छोटे भाई को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी भाई ने गांव के अन्य युवक से झगड़ा होने के बाद उसे मुकदमे में फंसाने के चक्कर में अपने बड़े भाई पर फायर कर दिया था और मौके से फरार हो गया था और घटना उसके बड़े भाई के गर्दन और कंधे के पास गोली लग गई थी। वहीं घायल युवक का जयपुर में इलाज चल रहा है। दिनांक 7/4/2023 की शाम को करीब 7:30 पौने 8 बजे के आसपास में सूचना मिली थी कि धौलपुर सरमथरा रोड के पास एक कच्चे रास्ते में एक व्यक्ति लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है। उस सूचना पर पहुंचे तो मजरूह की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, जिसको खूनों से लथपथ की हालत में ला करके और सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में भर्ती कराया गया था। उसको गंभीरता को देखते हुए उसके ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी तो उसको हेड सेंटर धौलपुर के लिए रवाना किया गया और उसके बाद में धौलपुर से भी उसको जयपुर के लिए रवाना किया गया था। चूँकि मामला संदेहप्रद था और इस संबंध में क्लियर ये नहीं हो पा रहा था कि ये गोली या जो चोटें हैं किसके द्वारा कारित की गई है। इस संबंध में श्रीमान सीओ साहब ने मौका मुआयना किया। उधर डूंगरपुर जिले के कृषि उपज मंडी परिसर में एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस ने सूचना मृतक के परिजनों को दी है। वहीं परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। सड़क दुर्घटना में एक किसान की मौत हो जाने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर धरने को खत्म करवाया। उधर बाड़मेर में अवैध बजरी खनन को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। रॉयल्टी कार्मिकों ने हमले के विरोध में कस्बा बंद करवा दिया। वहीं पर लीज धारक ने अवैध बजरी माफियाओं पर हमले का आरोप लगाया है और ग्रामीणों ने पुलिस के रवैये पर आपत्ति जताई। चलिए फिलहाल लेता ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।